साथियों नमस्कार। डॉक्टर राजकुमार कुलड़िया द्वारा संचालित डैफोडिल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण अन्य सभी कार्यों की तरह शिक्षण कार्य भी प्रभावित हुआ है। इसी को मद्देनजर रखते हुए संस्थान द्वारा ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज संचालित की जा रही हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूँ। मैं सुमित जांगिड़ शिक्षक भर्ती के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले विषय शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इसी कड़ी में मनोविज्ञान विषय की हम विकास क्रम की इस यूनिट को आज सबसे पहले पढ़ेंगे। मनोविज्ञान। साथियों, मनोविज्ञान को आगामी जो सबसे बड़ी भर्ती आने वाली है रीट, इस रीट विषय के अंदर रीट वैकेंसी के अंदर मनोविज्ञान को एक छोटे से पोर्शन के रूप में सिलेबस में शामिल किया है, जिसका नाम है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ध्यान रखना, मनोविज्ञान अपने आप में एक संपूर्ण विषय है और उसी का एक छोटा सा पार्ट है बाल विकास। और इस बाल विकास को बच्चों के लिए कौन से रूल्स होंगे, बच्चे किस रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और अन्य जितने भी प्रशासन के नियम हैं उन सभी को एक ग्रंथ या एक रूल्स के जो बुक है उसको शिक्षा शास्त्र के नाम से सिलेबस में जोड़ा गया है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र मनोविज्ञान से किस प्रकार से निकल करके आया और मनोविज्ञान आदि काल से लेकर के वर्तमान काल तक किस रूप में हमारे सामने आया, किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, उसी को आज हम इस यूनिट के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, इस कड़ी में हम आज सबसे पहले यूनिट स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान का विकास क्रम। मनोविज्ञान के विकास क्रम की शुरुआत के लिए हम ये देखेंगे कि मनोविज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ। यूनान देश है और उस यूनान देश को अंग्रेजी के अंदर ग्रीक नाम से जाना जाता है, या इसी को रोम या रोमन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। इस यूनान या इस ग्रीक या इस रोमन देश के अंदर कुछ दार्शनिक हुए। उन्हीं दार्शनिकों में सबसे अहम सुकरात, उसके पश्चात इन्हीं के शिष्य प्लेटो और प्लेटो के शिष्य अरस्तु का नाम अहम माना जाता है। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। इन तीनों को मनोविज्ञान की नींव रखने में या मनोविज्ञान को शुरुआती अध्ययन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत लाने का श्रेय दिया जाता है। सुकरात का यह मानना था कि ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। अर्थात सुकरात ने हमारे को ये योगदान दिया कि हमारे अंदर जितने भी गुण हैं वो हमारा ज्ञान ही प्रदर्शित कर रहा है, या फिर हमारे अंदर जो भी गुण है वही हमारा ज्ञान है। ऐसा विचार देने वाले व्यक्ति थे सुकरात। इन्होंने व्यक्ति के अध्ययन की एक विधि जिसे अंतर्दर्शन विधि कहा जाता है। इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि का भी सबसे पहले विकास किया, प्रश्नोत्तरी विधि का। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो ये मानते थे कि जो शिक्षा होती है उस शिक्षा का मुख्य कार्य हमारे व्यक्ति के पोषण का और उसकी बुद्धि का विकास करना है। पोषण को आप भरण पोषण मान सकते हो। प्लेटो ये मानते थे कि व्यक्ति के अंदर जो शिक्षा है वो शिक्षा उसके भरण पोषण में, उसकी बुद्धि में, इन सभी के विकास में सहायता करने वाली होनी चाहिए। सुकरात ये मानते थे कि जो भी हमारा ज्ञान है वो हमारा सद्गुण होता है और सद्गुण ही वो क्या होता है, ज्ञान होता है। इसके पश्चात जो अरस्तु थे उनका ये मानना था कि हमारी शक्ति का जो केंद्र है वो आत्मा है। आत्मा नामक विषय का अध्ययन इन्होंने मनोविज्ञान के संदर्भ में काम में लिया है। ध्यान रखना, सन 1590 के अंदर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रुडोल्फ गोइकले। रुडोल्फ गोइकले
1590 में रुडोल्फ गोइकले ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है साइकोलॉजिया। इस पुस्तक को लिखने से पहले कहीं पर भी मनोविज्ञान शब्द को या साइकोलॉजी को कहीं पर भी काम में नहीं लिया गया। या ये मान सकते हैं कि हमारे घर में अगर कोई एक 20-25 वर्ष का बालक है जिसका कोई भी नाम हमने एक्स निकाल रखा है, तो उस बालक को बचपन में किस नाम से जाना जाता था, तो उसी प्रकार से ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए वर्तमान में जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान को शुरुआत में किस किस नाम से जाना जाता था। तो ये जो मनोविज्ञान है ये आरंभ में, या ये मान सकते हैं कि ईसा पूर्व 4वीं सदी से पहले, 4th BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व में जो सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, तो इस अरस्तु के द्वारा इस मनोविज्ञान शब्द के लिए या मनोविज्ञान विषय के लिए सबसे पहले जो शब्द काम में लिया गया वो शब्द था आत्मा। और इन्होंने बताया कि मनुष्य के भावों का, विचारों का, मनुष्य किसी के बारे में अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, वो सारा का सारा अध्ययन जो है वो आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु में आएगा। यानी कि हम ये माने कि सबसे पहले मनोविज्ञान को 4वीं सदी ईसा पूर्व अरस्तु के द्वारा आत्मा के अध्ययन विषय के रूप में परिभाषित किया गया। तो सबसे पहले मनोविज्ञान किसका विज्ञान कहलाया? आत्मा का विज्ञान। इसको कहने वाले व्यक्ति कौन थे, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो नाम आ जाएगा अरस्तु। इसका प्रथम विचार किसने दिया? तो नाम क्या आएगा? अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में अरिस्टोटल लिखा जाता है, एक ही बात है, अरस्तु कहो या इंग्लिश में उसका अरिस्टोटल नाम कहो। प्रथम विचार या प्रथम विचारक कौन हुए? अरस्तु। अगर किसी भी बात को कोई भी व्यक्ति प्रथम बार उसका विचार देता है तो वो उसका जनक कहलाता है। लेकिन मनोविज्ञान तो अभी व्यवहार के रूप में मानी जा रही है, मानसिक प्रक्रियाओं के विज्ञान के रूप में मानी जा रही है। इसलिए ध्यान रखना कि ये जो मनोविज्ञान है इसका प्राचीन जनक जो था वो अरस्तु है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव हुए, मन का विज्ञान बना, चेतना का विज्ञान बना, व्यवहार का विज्ञान बना, तो ये अपने आप में अलग अलग नाम आ जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रथम जनक की, प्रथम विचारक की, तो नाम आएगा अरस्तु। आदि जनक की तो नाम आएगा अरस्तु। अरस्तु का जीवन काल जो था वो 384 से 322 ईसा पूर्व के मध्य रहा, या इसको ये कह सकते हैं कि 4वीं सदी ईसा पूर्व इसका जीवन काल रहा। तो मनोविज्ञान का अगर आप प्रारंभ में उद्भव देखोगे तो मनोविज्ञान का उद्भव 4वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। अगर आप ये कहें कि मनोविज्ञान को सबसे पहले किस रूप में पढ़ा गया तो नाम आएगा आत्मा के विज्ञान के रूप में। किस व्यक्ति ने बताया? अरस्तु ने। प्रथम विचार किसने दिया? अरस्तु ने। इसका प्राचीन जनक या मूल जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु ने ये बात या ये अवधारणा किस सदी में दी? तो उत्तर आएगा 4वीं सदी ईसा पूर्व। इसके बाद ये ध्यान रखना कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये सारे के सारे दर्शन शास्त्री थे। अब दर्शन शास्त्री का मतलब ये हुआ कि इन्होंने दर्शन शास्त्र विषय के बारे में इनकी अध्ययन की रुचि रही होगी या अध्ययन का विषय दर्शन शास्त्र रहा होगा। अब दर्शन शास्त्र के बारे में दो राय प्रचलित हैं, दो मत प्रचलित हैं। पहला मत ये है कि दर्शन शास्त्र का मतलब होता है, दर्शन का मतलब किसी चीज को देखना, और शास्त्र का मतलब उसके बारे में नियम मान लेना, उसके बारे में बातें बताना। तो दर्शन शास्त्र का मतलब किसी चीज को देख करके जो विचार उत्पन्न होता है उसी विचारों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना दर्शन शास्त्र कहलाता है। और दूसरी जो राय है वो ये है कि दर्शन शास्त्र प्रत्येक जीव के अंदर एक आत्मा मानी जा रही है और उसी को संचालित करने वाली एक परम शक्ति होती है जिसे परमात्मा कहा जाता है। तो दर्शन शास्त्र की जो विषय वस्तु है वो आत्मा और परमात्मा का अंतर संबंध या इन दोनों के बारे में क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से एक दूसरे को संचालित कर रही हैं, इनका अध्ययन करना है। हम दोनों ही बातों को मान लेते हैं कि दर्शन शास्त्र जो है वो हमारे व्यक्ति के और उस सत्ता के अध्ययन के बारे में विषय वस्तु को लेकर चलता है, या ये मान ले कि किसी चीज को देख करके उसका अध्ययन करने के बारे में अपनी विषय वस्तु को अपनाता है। तो ये ध्यान रहे कि आत्मा और परमात्मा या किसी चीज को देखना ये दर्शन शास्त्र कहलाता है। ये सारे के सारे जो दर्शन शास्त्र हैं इनका अध्ययन करने वाले व्यक्ति दर्शन शास्त्री कहलाए। इनमें से एक व्यक्ति सुकरात, सुकरात का शिष्य प्लेटो और प्लेटो का शिष्य कौन हुआ? अरस्तु। अरस्तु ने सबसे पहले विचार दिया कि जिस प्रकार से हम जीव विज्ञान को, जंतु विज्ञान को
वनस्पति विज्ञान को, राजनीति विज्ञान को या अन्य सभी विज्ञानों को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो विचार होते हैं, हमारे जो भाव होते हैं, उन सभी का अध्ययन करने के लिए एक आत्मा का विज्ञान भी होता है। तो आत्मा का विज्ञान कहने वाले व्यक्ति अरस्तु हो गए। लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है कोलसनिक। कोलसनिक कह दो या कोलसनिक कह दो, क्योंकि ये सारे के सारे नाम इंग्लिश में हैं और इनका पर्याय अपनी अपनी अलग अलग बुकों में अलग अलग देखने को मिलता है। तो कोलसनिक का ये मानना है कि जब आप अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक मान रहे हो, तो अरस्तु ने ये सारी की सारी चीजें अपने गुरु के सानिध्य में रहकर सीखी होंगी। तो सिर्फ कोलसनिक ये मानते हैं कि अरस्तु मनोविज्ञान का जनक ना होकर के प्लेटो इस मनोविज्ञान का जनक है। तो ध्यान रखना कि अगर आपको कोलसनिक के अनुसार अगर ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान का आदि जनक, प्रथम विचारक कौन है, तो कोलसनिक अगर साथ में नाम जुड़ा हो तो आंसर हो जाएगा प्लेटो। और अगर ये पूछा जाए कि मनोविज्ञान का प्रथम विचारक या उसका आदि जनक कौन है, और किसी व्यक्ति विशेष का, मनोविज्ञानिक का, किसी भी दार्शनिक का नाम ना जुड़ा हो, तो आंसर हो जाएगा आपका इसका अरस्तु। चलिए ये देखते हैं कि इस चीज के समर्थक कौन कौन थे। तो समर्थक में सबसे पहले एक नाम आ जाएगा सुकरात का, दूसरा नाम आ जाएगा प्लेटो का, और दो नाम और आते हैं। एक नाम है देकार्ते, जिसे डेस्कार्टे भी कहा जाता है, और एक नाम है गेरेट का। ये सारे के सारे व्यक्ति ये मानते हैं कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहना सही है। समर्थक का मतलब होता है कि हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि हम भी कहीं ना कहीं इस बात से सहमत हैं कि आप सही कह रहे हो। तो उनमें सुकरात, क्योंकि ये इसके गुरु का गुरु था, इसका ये बात समर्थन देना स्वाभाविक था। प्लेटो जो कि द्वैतवादी था। द्वैतवादी का मतलब ये हुआ कि वो ये मानता था कि पदार्थ व विचार दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं। द्वैतवादी होने के कारण इसने ये बताया कि विचार अलग चीज है और शरीर अलग चीज है, और जब विचार शरीर से जब अलग है तो शायद कोई ना कोई एक ऐसी वस्तु होगी जो हमारे को संचालित कर रही है, हमारे पदार्थ को, हमारी क्रियाओं को संचालित कर रही है। तो उसी क्रिया का नाम इसने आत्मा रख दिया, इसलिए ये भी आत्मा के विज्ञान के समर्थक है, और इसी को आत्मा का विज्ञान कहने का श्रेय दिया जाता है, वो नाम हो जाएगा अरस्तु। तो ये सारे के सारे लोग इस बात का समर्थन करते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन ध्यान देने के लिए यहाँ पर मुख्य बात यह है कि सुकरात, प्लेटो और डेकार्टे, इन सभी का जीवन काल आज से लगभग 2600-2700 साल पहले है, क्योंकि 5वीं सदी ईसा पूर्व है, 4ठी सदी ईसा पूर्व है, 6ठी सदी ईसा पूर्व है। अगर आप जीवन काल देखोगे तो अभी 21वीं सदी चल रही है, और बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट 400-500 साल वो, तो लगभग 2500-2600 साल पहले सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का नाम आता है। और देकार्ते और गिरेट का अगर आप जीवन काल देखोगे तो ये 15वीं और 16वीं सदी के आसपास के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के कोई वंशज ना होकर के कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव उस विषय वस्तु के साथ मैच हुआ होगा, तभी ये मानते हैं कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ये बात 4ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के, यानी कि जब से इसका उद्भव हुआ 4th BC से लेकर के 16वीं सदी तक, उद्भव काल से लेकर के 16वीं सदी तक मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में ही अपनाया जाता रहा। लेकिन 16वीं सदी, जब 15वीं और 16वीं सदी के बीच में देकार्ते और गेरेट का जीवन काल है, तभी इन्होंने इस बात का समर्थन दिया कि हाँ, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। क्यों दिया, इसी के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि 1590 के अंदर रुडोल्फ गोइकले के द्वारा एक किताब लिखी जाती है, जिसे मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी कहा जाता है, और पुस्तक का नाम है साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया पुस्तक के अंदर मनोविज्ञान के लिए सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया गया। ध्यान रखना, उद्भव से लेकर के 16वीं सदी या 1590 तक इस किताब से पहले कहीं पर भी मनोविज्ञान के लिए साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसको सिर्फ आत्मा का विज्ञान ही माना जा रहा है। हम कई बार पुस्तकों में पढ़ते हैं, सबसे पहले देखा होता है कि साइके प्लस लोगस से बना है। तो हम ये बातचीत करना चाहेंगे कि तथ्य ये कहते हैं कि साइकोलॉजी शब्द जो है वो 1590 से पहले कहीं नहीं आया।
जबकि उद्भव ये कहता है कि उद्भव 4वीं सदी ईसा पूर्व में अरस्तु, प्लेटो, सुकरात के समय में आरंभ हो गया था। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जब 1590 में किताब लिखी जा रही है तो आप उसको उससे पहले साइकोलॉजी या उसको मनोविज्ञान क्यों कह रहे हो? उसको तो आत्मा का विज्ञान कहेंगे, और आत्मा का विज्ञान कहने का काम अरस्तु ने किया, जबकि इसके समर्थक देकार्ते और गेरेट माने जाते हैं। उसका रीजन ये है कि जो गेरेट थे उन्होंने इस बुक को पढ़ा होगा, और पढ़ने के बाद उन्होंने इस शब्द को देखा, देखने के बाद इसका ये अर्थ निकाला, ये जो शब्द है ये कहां से आया, तो उन्होंने ग्रीक भाषा या जिसको नाम दे दिया हमने यूनानी भाषा में देखा, और यूनानी भाषा का एक छोटा सा क्षेत्र लेटियांस जहां पर लेटिन भाषा बोली जाती है, वहां से अगर इस अर्थ को निकाला तो उन्होंने देखा कि ये शब्द जो है वो साइकी और लोगस दोनों से मिलकर के बना है। यानी कि साइकोलॉजी को साइकी प्लस लोगस के रूप में परिभाषित करने का कार्य किया था गेरेट ने। गेरेट ने यह बताया कि जो साइकोलॉजी शब्द जो साइकोलॉजी किताब में लिखा हुआ है वो साइकोलॉजी शब्द ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक का नाम है साइकी और दूसरे का नाम है लोगस। अब जब ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा में उनको देखा गया तो वहां पर साइकी शब्द का अर्थ था आत्मा और लोगस शब्द का अर्थ था अध्ययन करना। अब इस आत्मा शब्द को ही सबसे पहले अरस्तु ने दिया, इसलिए गेरेट भी ये मानने लगे कि वाकई में मनोविज्ञान सबसे पहले जो नाम दिया गया है उसी से साइकी बना है, और साइकी से ही क्या बना, साइकोलॉजी बना। तो जो साइकोलॉजी किताब लिखी वो रुडोल्फ गोएके ने लिखी। उस साइकोलॉजी किताब में शब्द लिखा गया साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी शब्द को पहचान करके उसके ग्रीक अर्थ को रूपांतरित करके उसके टुकड़े करके हमारे को परिभाषित करने का कार्य किया था गेरेट ने। तो गेरेट एक ऐसा प्रथम व्यक्ति माना जाता है जिसने साइकी प्लस लोगस का विखंडन करके बताया कि साइकी का अर्थ आत्मा होता है और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। दूसरे व्यक्ति हैं यहाँ पर डेकार्टे। डेकार्ते के बारे में ये माना जा रहा है ये मनोवैज्ञानिक थे, और मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ ये भौतिक शास्त्री और थे। और भौतिक शास्त्री आप जानते हो कि भौतिक विज्ञान विज्ञान क्षेत्र में पढ़ी जा रही है। इस प्रकार से आप जानते हो कि सामाजिक विज्ञान कला संकाय में आती है, उसी प्रकार से भौतिक विज्ञान विज्ञान संकाय में आएगी। तो इन्होंने ये प्रयास किया कि आप जिस प्रकार से मनोविज्ञान को भौतिक विज्ञान में पढ़ोगे या मनोविज्ञान जिस प्रकार से विज्ञान संकाय में अगर पढ़ी जाए तो इसका जो क्षेत्र है वो अधिक मजबूत माना जाएगा। उन्होंने ऐसा प्रयास किया, और ऐसा प्रयास करने के कारण इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के साथ अपने समर्थन के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आत्मा का विज्ञान विज्ञान है। इस विज्ञान के कारण देकार्ते ये मानते थे कि विज्ञान होने के कारण ये विज्ञान संकाय है, और विज्ञान संकाय होने के कारण इन्होंने आत्मा के विज्ञान का समर्थन दिया। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मनोविज्ञान का उद्भव 4वीं सदी ईसा पूर्व हुआ। इसका जो समर्थक है इसका प्रचलन है वो 16वीं सदी तक चलता रहा। 4वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित रहा। इसका समर्थन प्रवर्तक अरस्तु ने किया, समर्थन सुकरात, प्लेटो, देकार्ते और गेरेट ने किया। गेरेट ने यह बताया कि साइकी प्लस लोगस, साइकी का मतलब आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, और देकार्ते ये मानते थे कि आत्मा का विज्ञान जो है वो विज्ञान वर्ग की विषय वस्तु है, विज्ञान संकाय की विषय वस्तु है। ये था मनोविज्ञान के बारे में प्रथम विचार जो आत्मा के विज्ञान के रूप में पढ़ा जाता है। अब इस चीज की कोई ना कोई आलोचना होगी तभी ये चीज अमान्य होगी। ध्यान रखना, कोई भी विचार हो, कोई भी संप्रदाय हो, जब तक उसमें कोई कमी ना हो तब तक वो प्रचलित रहता है। तो आत्मा का विज्ञान तब तक प्रचलित रहा जब तक इसकी कोई आलोचना नहीं होगी, और आलोचना करने वाले प्रथम व्यक्ति थे रोस, J.S. रोस। इन्होंने ये कहा कि आत्मा की जो विषय वस्तु है आप इसको विज्ञान कह रहे हो, जबकि आत्मा का जो विषय है वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक विषय होने के कारण ये विज्ञान नहीं है। पहली कमी इन्होंने ये निकाली। दूसरी कमी इन्होंने ये निकाली कि शरीर का आत्मा के साथ शरीर व आत्मा का कोई भी संबंध आप सिद्ध नहीं कर सकते। पहली कमी, आत्मा एक आध्यात्मिक विषय हो गया। दूसरी, शरीर और आत्मा को आप ये परिभाषित नहीं कर सकते कि आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तीसरा, आत्मा
ना तो मूर्त है, दिखाई नहीं दे सकते, ना वो प्रत्यक्ष है, ना उसका कोई रूप है, ना उसका कोई आकार है, ना उसका कोई अस्तित्व है। हम शरीर की संरचना की बात करते हैं तो 206 हड्डियां पड़ते हैं। 206 हड्डियों में इसका कोई भी एक मूर्त रूप, कोई भी इसका एक मांसपेशी रूप हम नहीं जान सकते। इसलिए आत्मा ना तो मूर्त है, ना प्रत्यक्ष है, ना इसका कोई रूप, रंग रूप, आकार, ना कोई अस्तित्व है। जब किसी चीज का कोई रंग रूप, आकार, अस्तित्व ना हो तो उसको विज्ञान नहीं माना जा सकता। इसलिए कुछ लोग, जिनमें प्रमुखतः रोज का नाम आता है, इन्होंने इस चीज की आलोचना करनी शुरू कर दी और मनोविज्ञान 16वीं सदी के बाद 17वीं सदी में आत्मा के विज्ञान के नाम से आलोचना का शिकार हो गया। इसके बाद देखते हैं कि मनोविज्ञान को चौथी सदी के से लेकर के 16वीं सदी के बाद किस रूप में परिभाषित किया गया। जब आत्मा के विज्ञान के रूप में ये चीज प्रचलन में आ गई तो इसको 2 नंबर पे 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पोम्पोनोजी, और पोम्पोनोजी थे वो इटली के थे। इन्होंने बतलाया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान ना होकर के, आत्मा का विज्ञान ना होकर के मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। हम सब जानते हैं कि मस्तिष्क हमारे शरीर की मांसपेशीय संरचना होती है, मांसपेशीय संरचना होती है जो 8 हड्डियों से घिरी रहती है। लेकिन मन के अंदर ऐसी कोई भी संरचना नहीं है जिसे हम परिभाषित कर सकें। वही बात जो आत्मा के संदर्भ में थी, वही बात मन के संदर्भ में आ गई। यानी कि मन भी अपने आप में अमूर्त हो गया, जबकि मस्तिष्क इसके संदर्भ में सही है। जो विचार आते हैं वो मन में उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसका अस्तित्व स्वीकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आप इसको मूर्त रूप में तय दिखा नहीं सकते कि मन ये होता है। 2 नंबर पे जो विज्ञान है वो मन का विज्ञान था या मस्तिष्क का विज्ञान था। कहने वाले व्यक्ति थे पोम्पोनोजी, ये इटली के थे। इनका मानना था कि जिस प्रकार से मनोविज्ञान शब्द है उसको अगर आप संधि विच्छेद करके देखोगे तो उसका अर्थ आएगा मन प्लस विज्ञान, और मन प्लस विज्ञान का मतलब होता है मन का विज्ञान। इस बात को लेकर के विलियम जेम्स, विलियम वुंट आदि मनोवैज्ञानिकों ने आलोचना करनी शुरू कर दी कि विलियम जेम्स ने बताया कि मन का विज्ञान और विलियम वुंट ने बताया कि मन का विज्ञान आप कैसे कह सकते हो। जैसे आपने आलोचना की थी कि आत्मा मूर्त नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, दिखाई नहीं देती, अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से मन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये जो सदी थी 17वीं सदी और 18वीं सदी, 18वीं सदी आते आते इनकी भी आलोचना करने वाले व्यक्ति हो गए और उन्हीं ने ये कहा कि मनोविज्ञान को मन का या मस्तिष्क का विज्ञान नहीं कहा जा सकता। इसलिए नंबर 2 वाली जो धारणा थी वो भी 18वीं सदी के मध्य तक आते आते धीरे धीरे निरस्त हो गई। नंबर 2 पर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा गया। कहने वाले व्यक्ति पोम्पोनोजी थे। अगर प्रश्न ये आए कि मन के विज्ञान या मस्तिष्क के विज्ञान के जनक कौन है तो आंसर होगा पोम्पोनोजी। किस देश में धारणा आई? उत्तर होगा इटली में। जब ये धारणा अपने आप में निरस्त हो गई तो इसके बाद इसको 18वीं सदी में, 17वीं और 18वीं सदी मध्य तक ये चली, तो 18वीं सदी के अंत तक इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे विलियम जेम्स। विलियम जेम्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये शुरुआत के अंदर बहुत ही मंदबुद्धि थे और इन्हीं के एक भाई हेनरी विलियम्स थे, हेनरी विलियम जेम्स थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। तो ये इतने ज्यादा शुरुआत के बचपन में इतने ज्यादा संकीर्ण दिमाग वाले थे, इतने ज्यादा मंदबुद्धि थे कि इन्होंने घर छोड़ दिया था। और घर छोड़ने के बाद जब ये जंगलों में घूम रहे थे, अब उनके सामने एक ही विकल्प था कि या तो मैं 1 साल के अंदर अपने आप में बदलाव कर लूंगा, अन्यथा मैं जीवन त्याग दूंगा। इसी दौरान इन्होंने अपने आप में बदलाव किया, मेहनत की, और मेहनत करने के बाद इन्होंने इतना अध्ययन किया कि इनको वर्तमान में मनोविज्ञान का आधुनिक जनक तक की अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तक का दर्जा दिया जाता है। यानी कि चेतना का विज्ञान कहने वाले व्यक्ति विलियम जेम्स ने
इस अध्ययन करने की विषय वस्तु का चेतना जो शब्द है वो कितना अधिक अध्ययन करके दिया होगा, इस बात की हम कल्पना इससे लगा सकते हैं कि इसी अध्ययन के कारण इसका एक संप्रदाय चलने लगा जिसका नाम था प्रकार्यवादी संप्रदाय। चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे विलियम जेम्स। इन्होंने कहा कि जीवन तब तक चलेगा जब तक चेतना है, और चेतना है इसका मतलब तभी तक जीवन है। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने ये जो संप्रदाय था या ये जो अवधारणा थी ये 19वीं सदी में दी। ध्यान रखना, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, इन तीनों में सबसे कम समय के लिए चेतना का विज्ञान चला। तो चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स ने बताया। इसी का साथ देने वाले व्यक्ति थे विलियम वुंट। अब यहाँ पर दो नाम आगे, दोनों नामों में कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है, मॉडल पेपर में, कई जगह कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि चेतना के विज्ञान के जनक कौन है। वहां पर पहला ऑप्शन अगर आपके सामने विलियम जेम्स हो तो आपका आंसर विलियम जेम्स ही होना चाहिए। यदि विलियम जेम्स ऑप्शन में नहीं है तो इसके बाद इसका श्रेय विलियम वुंट को दिया जाता है। तो हम ऑप्शन में विलियम जेम्स को अगर गायब कर देंगे तो दूसरा ऑप्शन विलियम वुंट सही हो जाएगा, लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ होने पर हमारा पहला आंसर विलियम जेम्स ही होना चाहिए, क्योंकि विलियम जेम्स ने सबसे पहले मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। विलियम जेम्स ने चेतना का विज्ञान कहा, इस शब्द के लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने इस चेतना शब्द का इस्तेमाल विलियम जेम्स द्वारा किए जाने पर यह कहा कि आप लोग मनोविज्ञान के लिए चेतना शब्द का इस्तेमाल ले रहे हो, मैं इस चीज की निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं। निंदा करने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम मैकडूगल। पुस्तक लिखी उन्होंने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की रूपरेखा। इस शब्द, कौन सा शब्द था? चेतना। किसने काम में लिया? विलियम जेम्स ने। आलोचना किसने की? मैकडूगल ने। कौन सी पुस्तक में की? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। यानी कि विलियम जेम्स ने जो चेतना का विज्ञान कहा था, उस चेतना के विज्ञान के लिए विलियम मैकडूगल ने प्रथम बार आलोचना कर दी। और दूसरी आलोचना करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में एक नाम आता है मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड का। सिगमंड फ्राइड आप जानते हो कि ये ऑस्ट्रिया के वियना शहर के थे और ये एक मनोचिकित्सक थे। इन्होंने बताया कि मनोविश्लेषण के तहत मन के अंदर तीन अवस्थाएं होती है। एक होती है चेतन, दूसरी होती है अचेतन और तीसरी होती है अर्ध कह दो या अवचेतन। मनोविज्ञान जो है वो मुख्यतया अर्धचेतन और अवचेतन का अध्ययन करता है, ना कि चेतन का। यानी कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने वाले व्यक्तियों में विलियम जेम्स प्रमुख थे। इनका साथ देने वाला व्यक्ति था विलियम वुंट और इसी किसी से थे टिचनर। वुंट किसी से कौन थे? टिचनर। ये सारे के सारे लोग ये मानते थे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने के लिए इन्होंने चेतना शब्द का इस्तेमाल लिया और इनका तात्पर्य था कि जो भी मूर्त रूप से दिखाई दे रहा है वो चेतन है और उसी को हम मनोविज्ञान कहेंगे। लेकिन इस चीज की आलोचना करने के लिए मैकडूगल ने अपनी किताब आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में निंदा की है। दूसरा मनोविश्लेषणवाद है। मनोविश्लेषणवाद में सिगमंड फ्राइड ने तीन शब्द दिए, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। इन्होंने बताया कि मनोविज्ञान मुख्यतः अचेतन का और अर्धचेतन का अध्ययन करता है। चेतन शब्द का तो गुण रूप से अध्ययन करता है, इसलिए चेतना शब्द की आप मनोविज्ञान के लिए परिभाषा दे रहे हो, मैं इस बात की निंदा करता हूं। तो चेतना शब्द का इस्तेमाल करने पर मैकडूगल के द्वारा और सिगमंड फ्राइड के द्वारा आलोचना की गई। अब ये जो संप्रदाय है ये भी अप्रचलन में हो गया, ये भी निरस्त हो गया। इसके बाद नंबर 4 पर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो थे वाटसन, जिनका पूरा नाम है जेबी वाटसन। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके बाद मन का या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, इसके बाद चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना के विज्ञान का संप्रदाय निरस्त होने के बाद, उसकी आलोचना होने के बाद इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया और कहने वाले व्यक्ति थे जेबी वाटसन। जेबी वाटसन ने कहा था कि मनोविज्ञान
ना तो आत्मा का अध्ययन करता है, ना मन का, ना चेतना का, वो व्यवहार का अध्ययन करता है। और व्यवहार का अध्ययन करने के कारण इन्हें व्यवहारवादी कहा जाता है। व्यवहारवादी कौन हो गए? जेबी वाटसन। ध्यान रखना, व्यवहारवाद का सिद्धांत जो है, व्यवहारवादी वाटसन है, लेकिन व्यवहारवाद का सिद्धांत जो है वो आईपी पावलोव के द्वारा दिया गया है। व्यवहारवाद जेबी वाटसन के द्वारा दिया गया, व्यवहारवादी जेबी वाटसन हो गए। जबकि व्यवहारवाद का सिद्धांत अगर पूछ लिया जाए तो वो इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा दिया गया। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम में एक बार हम वापस दोहरान कर लेते हैं कि मनोविज्ञान को 4वीं सदी ईसा पूर्व सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा के विज्ञान कहने वाले प्रमुख व्यक्ति अरस्तु थे, लेकिन कोलसनिक ने माना है कि मनोविज्ञान को अगर आप आत्मा का विज्ञान कह रहे हो तो इसका श्रेय तो उनके गुरु प्लेटो को दिया जाना चाहिए। तो अगर आत्मा का विज्ञान पूछे कोलसनिक के अनुसार जनक कौन है तो प्लेटो आंसर होगा, लेकिन आत्मा के विज्ञान को किसी व्यक्ति विशेष के साथ जोड़कर ना पूछा जाए तो इसका आंसर अरस्तु होगा। इसके समर्थक थे एक सुकरात, इनके शिष्य प्लेटो, उनका शिष्य अरस्तु, और दो नाम 15वीं और 16वीं सदी के व्यक्तियों के जुड़े जिनका नाम है देकार्ते और गेरेट। गेरेट ने यह बताया था कि साइकोलॉजी शब्द जो है वो साइकी प्लस लोकस से बना है, और देकार्ते जो थे उनका योगदान ये है कि उन्होंने आत्मा के विषय को विज्ञान संकाय में जोड़ने का प्रयास किया। आत्मा की बाद आलोचना स्टार्ट हो गई। आलोचना करने वाले प्रमुख व्यक्ति रोज थे। रोज का मानना था कि आत्मा का विज्ञान एक आध्यात्मिक विषय है, वो विज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि आप उसको मूर्त रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, इसलिए चीज विज्ञान में शामिल नहीं की जा सकती। तो आत्मा के विज्ञान का संप्रदाय 16वीं सदी तक आते आते अमान्य हो गया। 17वीं सदी के आरंभ में 2 नंबर पे मन का विज्ञान या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, और मानने वाले प्रमुख व्यक्ति थे पोम्पोनोजी। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, क्योंकि इसका अर्थ, इसका पर्याय मन प्लस विज्ञान ही है। इसके बाद ये बात भी इसी आत्मा की तरह मन पर लागू हुई। मन का भी कोई भी रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता। कोई कहे कि मेरा मन बहुत अच्छा है, तो कोई कहे कि आप इसको दिखा सकते हो क्या, तो वही बात होगी। विज्ञान किसी चीज को तब तक मानता है जब तक आप उसको प्रयोग में करके दिखाओ। तो मन का किसी तरह से कोई रूप नहीं है। रूप ना होने के कारण ये बात भी विज्ञान के साथ सापेक्ष रूप से नहीं जुड़ रही, और नहीं जुड़ने के कारण ये चीज भी अमान्य हो गई। तीसरे नंबर पे मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, कॉन्शियस साइंस कहा गया। कॉन्शियस साइंस कहने वाले व्यक्ति का नाम है अमेरिका के विलियम जेम्स को। इन्होंने कहा था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। इसलिए 3 नंबर पे मनोविज्ञान को वर्तमान रूप देने वाले प्रमुख व्यक्ति या आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को सरे जाता है। साथ ही थे इसके विलियम वुंट और टिचनर, कुछ नाम और आते हैं, वाइट, जेम्स ली वगैरह। नंबर 4 पर चेतना भी अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए नंबर 4 पर व्यवहार का विज्ञान कहा गया। कहने वाले व्यक्ति थे जेबी वाटसन। इन सभी प्रोसेस को, संप्रदाय को एक व्यक्ति ने बहुत ही अच्छी परिभाषा में संजोने का काम किया, जिनका नाम है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने इन चारों के संदर्भ में एक परिभाषा दी है, हम उस परिभाषा को देख लेते हैं। वुडवर्थ ने यह कहा है, वुडवर्थ का मतलब आप ये समझ लीजिए कि सबसे पहले आत्मा, उसके बाद मन, उसके बाद चेतना और उसके बाद व्यवहार। तो वुडवर्थ ने यह कहा कि मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा को स्वीकार करने वाला था, बाद में फिर मन के साथ हुआ, बाद में चेतना को स्वीकार किया, और वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए। तो याद करने के तौर पर हम देख सकते हैं कि वुडवर्थ का मतलब बड़बड़ करना। बड़बड़ करना हम आम भाषा में कहते हैं कि ज्यादा बड़बड़ मत कर, यानी कि बड़बड़ा मत, बोल मत। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर व्यक्ति शुरुआत से लेकर अंत तक की कोई बात बोल रहा है, इसका मतलब वो बड़बड़ कर रहा है, बकबक कर रहा है। तो शुरुआत कहां से हुई? आत्मा से, और अंत कहां पर हुआ? व्यवहार का। तो बड़बड़ करने का मतलब हमने समझ लिया वुडवर्थ, और शुरुआत का मतलब आत्मा, और अंत का मतलब व्यवहार का। तो आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, जब सारी बात आ जाए तो बड़बड़ कर रहा है, और बड़बड़ करने से क्या नाम बनेगा? वुडवर्थ। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आ भी चुका है कि मनोविज्ञान पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर मन का, फिर चेतना का, फिर व्यवहार का। ऐसा कथन करने वाले व्यक्ति कौन थे? हमें सिर्फ ये देखना है कि इस कथन के अंदर मूल बात कौन सी लिखी हुई है। तो ये चारों नाम अगर आ जाए तो परिभाषा किसकी होगी? वुडवर्थ की। तो मनोविज्ञान के इस विकास क्रम को किसने परिभाषित किया है? वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान किसका विज्ञान था? पहले आत्मा का, फिर मन का, फिर चेतना का, और वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान है।
व्यवहार के साथ दो बातें जुड़ी हुई है। व्यवहारवादी जेबी वाटसन है और व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्तर आएगा आईपी पावलोव ने। अब जो हमने विकास क्रम पढ़ा है, इस विकास क्रम के संदर्भ में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में हमेशा एक प्रश्न ऐसा आता था कि एक तरफ इन्होंने कोई ना कोई एक संप्रदाय दे दिया और दूसरी तरफ इन्होंने कोई ना कोई एक व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक का नाम दे दिया। जैसे यहाँ पर संप्रदाय दे दिया, संप्रदाय के रूप में आत्मा का विज्ञान दे दिया, मन का विज्ञान दे दिया, चेतना का विज्ञान दे दिया और व्यवहार का विज्ञान दे दिया। चारों नाम आ गए। अब यहाँ पर संप्रदाय ना दे करके ये इस सदी को या सन को दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया 15वीं सदी, यहाँ पर दे दिया इन्होंने 16वीं व 17वीं सदी, यहाँ पर दे दिया इन्होंने 19वीं सदी और यहाँ पर दे दिया 20वीं और 21वीं सदी। और यहाँ पर इन्होंने व्यक्ति का नाम दे दिया, जैसे यहाँ पर नाम दे दिया इन्होंने प्लेटो का और अरस्तु का। किसी और जगह इन्होंने नाम दे दिया विलियम जेम्स का और विलियम वुंट का। एक जगह नाम इन्होंने दे दिया पोम्पोलॉजी का और एक जगह नाम इन्होंने दे दिया वाटसन का। अब क्वेश्चन यह आ जाता है कि सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित करने का सीधा सा पर्याय है कि हमें कौन सा संप्रदाय किस व्यक्ति के साथ किस सन में जुड़ा हुआ है, किस समय से जुड़ा हुआ है, वो याद रखना है। तो पहला जो हमने पढ़ा था आत्मा 16वीं सदी तक था, ये प्लेटो और अरस्तु के साथ जुड़ा है, तो ये ऑप्शन सही है। मन का विज्ञान आपको पता है कि 2 नंबर पे था, 2 नंबर पे 17वीं सदी थी, 17वीं सदी ऑप्शन मिला हुआ इसमें। तो 17वीं सदी में व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति था पोम्पोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑप्शन के साथ पोम्पोलॉजी उत्तर सही होगा। तीसरा जो ऑप्शन था चेतना का विज्ञान, हमें जानते हैं कि चेतना का विज्ञान कहने वाले व्यक्ति विलियम जेम्स और विलियम वुंट थे, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन के साथ मनोवैज्ञानिक जो होंगे वो 2 नंबर ऑप्शन वाले हो जाएंगे। और 4 नंबर पे व्यवहार का विज्ञान जो वर्तमान में चल रहा है उसके साथ व्यक्ति कौन है? वाटसन। तो ध्यान रखना, सुमेलित करने वाले प्रश्नों में संप्रदाय किस सन में किस व्यक्ति द्वारा किस नाम से जाना जाता है वो भी दिया गया। अब सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा मनोविज्ञान का विकास क्रम, इसको आसान तरीके से शॉर्टकट तरीके से अगर आप याद करना चाहते हो तो ऐसे अनार पढ़ते हम तो ऐसे आत्मा हो जाएगा। ऐसे अनार 1 नंबर पे आता है तो 1 नंबर पे आत्मा का विज्ञान। 2 नंबर पे 2 अक्षर का नाम आएगा, 2 अक्षर मन मैं और ने 2 अक्षर हैं तो 2 नंबर पे 2 अक्षर का नाम आ जाएगा। अब 3 नंबर पे 3 अक्षर का नाम और 3 अक्षर का नाम चेतना है तो चेतना का विज्ञान आ जाएगा। और अंत में 4 अक्षर पूरे हैं इसमें तो 4 नंबर पे 4 अक्षर का नाम। आपको सीक्वेंस से याद रखना है, ऐसे अनार ऐसे आत्मा। 2 नंबर पे 2 अक्षर का नाम, 3 नंबर पे 3 अक्षर का नाम और 4 नंबर पे 4 अक्षर का नाम। सन याद रखनी है तो आप 16वीं सदी तक याद रख लो शुरुआत में। अब 2 अक्षर हैं तो 2 सदी याद रखो, 17वीं और 18वीं। 3 अक्षर पे यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर सदी केवल 19वीं आएगी, क्योंकि आप ये जानते हो कि वर्तमान में 20वीं और 21वीं सदी के अंदर मनोविज्ञान व्यवहार के रूप में पढ़ा जाता है। तो सन भी याद हो गए, ऐसे अनार ऐसे आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी तक। अब ये शुरुआत से 16वीं सदी तक आएगा। 2 अक्षर पे 2 अक्षर का नाम, 17वीं और 18वीं 2 सदी होगी। 3 नंबर पे 19वीं सदी और वर्तमान में यानी कि 20वीं और 21वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान है। इस प्रकार से आपने आज मनोविज्ञान का प्रथम टॉपिक पढ़ा, मनोविज्ञान का विकास क्रम। धन्यवाद।